अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आज का हमारा जो पैगाम है ना, ये आम लोगों के साथ साथ खास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम और अइम्मा इकराम के लिए भी है। देखो, मेरे साथ में जो पड़ोस में बैठे हुए हैं, ये हमारे शागिर्द रशीद है, इंतहाई अजीज दोस्त भी है और माशाअल्लाह हाफिज कुरान, आलिम दीन, और आलिमियत के बाद दोबारा से आपने दारुल उलूम देवबंद जाकर वहाँ पे अपने तकमील बुखारी शरीफ का शर्फ हासिल किया, वहाँ से भी आपको सनद मिली। और फिर उसके बाद माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने इफ्ता की तकमील की। और इफ्ता की तकमील के बाद, क्योंकि नौजवानी के यानी नौ उम्री थी, नौजवान आलिम दीन थे, तो उन्होंने अपनी उस उम्र का फायदा ये उठाया कि बाकी जैसे हम लोग मकतब और मस्जिदों की पॉलिटिक्स और सियासत का शिकार बन जाते हैं, या फिर जो है हमारा एक दायरा होता है कि भाई ये मदरसे से वो मदरसा, वो मदरसे से ये मदरसा, या फिर जो है उलमा इकराम उमूमन, जैसे मैं बताता हूँ, छोटी मोटी जैसे तिजारत है, किताबें, टोपियाँ, अत्तर और मिसवाक वगैरह, उसी में हम जो है ना महदूद होके रह जाते हैं। मगर हमारे मुफ्ती साहब ने क्या किए, इन्होंने कहा कि नहीं, अभी उनकी उम्र थी, उन्होंने जो है माशाअल्लाह अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है फिर उन्होंने LLB किए, एडवोकेट बने, और आज देखो मुफ्ती साहब जो मेरे साथ में बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह मुफ्ती के साथ साथ आप एडवोकेट भी है। और एडवोकेट्स में भी आपने देखे होंगे बहुत सारे वकील होते हैं। जैसे मुफ्ती साहब मेरे फर्जंद हसन हाशमी को मैंने बोला था एडवोकेट बनने के लिए, LLB करने के लिए, तो उन्होंने बोले यार अब्बा मैं बनने को कुछ नहीं है, मगर उनका इतना बुरा हाल है, बोले तुम कोई भी कोर्ट के एरिया में पहुंच जाओ तो चिल्ला के आवाज दे के तुमको बुलाते रहते। 20 रुपये में कोई तुम्हारा लेटर वो लिख के दे रहा है, कोई 100 रुपये में करने को तैयार है, और कोई जो है तो बोले वो धंधे मेरे को नहीं करने का है। मतलब उसकी सोच ऐसी थी लॉ को लेकर। तो हमारे मुफ्ती साहब जो है ना, इन्होंने क्या किए, अपने अंदर जो काबिलियत है, देखो LLB के बाद भी बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं, जैसे एडवोकेट खिजर पटेल की भी मैं यहाँ मिसाल दूंगा। वो मेरे हम वतन हैं, मेरे बड़े अजीज है। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ वो भी हमारे शागिर्दों में है तो इसमें मुबालिगा नहीं होगा। आप देखो वो भी औरंगाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हालांकि लॉ उन्होंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन लॉ पढ़ने के बाद में उन्होंने अपने अंदर वो काबिलियत पैदा की कि भाई मैं जो क्रिमिनल केसेस है अपना नाम बनाऊंगा, मैं ये क्रिमिनल एडवोकेट है बोलकर, यानी जो क्राइम के जो केसेस लेते हैं। तो आज उनका एक नाम है, आज जो है उन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई हुई है। ऐसे ही हमारे जो मुफ्ती साहब है ना, तो मुफ्ती साहब उस टाइप के वकील नहीं बने कि भाई 100 रुपये में फुलाने का मैं जो है घर का एग्रीमेंट बना के दे दूंगा और 200 रुपये में जो है ये पेपर बना के दे दूंगा, बल्कि माशाअल्लाह इन्होंने अपने अंदर वो सलाहियत, काबिलियत पैदा की है। आज मुंबई हाई कोर्ट के अंदर रहते हैं, पुणे के अंदर, और उनके पास 70% जो केसेस है वो है मुंबई हाई कोर्ट के। उसके अलावा 1-2 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के भी है। तो देखो इस तरीके से जो है ना एडवोकेट भी बने तो काबिल एडवोकेट बने। तो यहाँ पे मैं जो है, ये जो आज का हमारा पॉडकास्ट है मुफ्ती साहब के साथ में, यहाँ पे बस 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो आम नौजवानों के लिए कि देखो तुम्हारी जिंदगी को उसूल करना तुम्हारे हाथ में है, और हमारे उलमा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा इकराम को भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को बदलना। तुमको क्या करना है, किसी का ज़हनी गुलाम बन के जिंदगी गुजारना है, तुमको हजरत करके पूरी जिंदगी उसी में लगाना है, या तुमको काबिल बनना है। देखो एक आलिम, ये आलिम तुम्हारे सामने बैठे हुए, ये शागिर्द है हमारे, हमने इनको जो है तहरीर और तकरीर के अंदर किस तरीके से अपना नाम कर सकते हैं, वो फन इन्होंने हमारे पास में सीखा हुआ है। लेकिन आप देखो ये भी एक आलिम बने, और इन्हीं के बहुत सारे साथियों को मैं देखता हूं कि वो जो है अपनी सलाहियतों को, वो हमारे सामने अभी है ही, मैं देखते रहता हूं उनको, उन्होंने अपनी सारी सलाहियतें बर्बाद कर दिए, जाये कर दिए, यही पॉलिटिक्स का शिकार होकर,
क्या यही अपनी जो मदारिस और मसाजिद और मकातिब के लाइन का जो ये होता है, उसकी जो सियासत होती है, वो उसके शिकार बन गए। वो अपने महदूद दायरे से निकलने को तैयार ही नहीं हुए कि भाई हम भी मुफ्ती हाशिम की तरह से एक काबिल एडवोकेट बन सकते थे, प्रोफेसर बन सकते थे, एमए अरबी कर सकते थे। तो मुझे इसका बड़ा अफसोस होता है। तो चलिए अब आज जो है हम मुफ्ती हाशिम साहब से वो बहुत सारे सवालात करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो सबसे मेरा पहला सवाल रहेगा मुफ्ती हाशिम साहब से। भाई मुफ्ती साहब, आप अपने तौर पे शुरू में क्या इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, तो वो अपने तौर पे आप दीजिए, फिर मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अकबर हाशमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर जिससे शुरू करूँ जिससे हजरत भी हंस पड़ेंगे और सुनने वालों को भी हंसी आएगी। और दरअसल वो हंसी नहीं, एक यादगार है 2008 से लेकर के जब मेरा पहली मरतबा मदरसा बैतुल उलूम में दाखिला हुआ था, तो मेरे वालिद साहब जो दाखिला फॉर्म लेकर आए थे तो उसको मौलाना अकबर हाशमी साहब ने ही भरा था। और चूंकि मेरा घर भी मदरसे के नज़दीक ही था, दाखिले के जिम्मेदार थे, मेरा घर नज़दीक था, और तो मेरे अब्बू को इस अंदाज में समझाया था कि बच्चा बाहर न जाए। तो यूँ डराया करते थे कि अगर तुम्हारा बच्चा मदरसे के बाहर निकल गया और बड़े बड़े ट्रक अगर कुछ हो गए तो उसका जिम्मेदार मदरसा नहीं होगा। तो बहरहाल तो 3 साल के बाद जब मैंने हमारी तालीम शुरू हुई तो एक बहुत अच्छा शेर कि जब भी मैं अपनी तकरीर शुरू करता था जलसों के अंदर, मदरसा बैतुल उलूम से हमने सब कुछ सीखा है। तो तकरीर के जलसों के अंदर हज़रत मौलाना साहब जब मुझे आज़म कैंपस की मस्जिद में तकरीर की दावत दिया करते थे तो एक शेर हमेशा कहा करते थे कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो बहरहाल तो ये शेर आज भी जहनों में याद है। और वो शेर से ज़्यादा अंदाज मौलाना साहब का कि जिस अंदाज में वो बयान करते थे। तो ये था थोड़ा सा कि मैं अभी आपके सामने जो बैठा हूँ हज़रत उस्ताद के साथ, आज मेरी भी छुट्टी थी और हज़रत मौलाना साहब भी आज पूना में थे, तो हम इत्तिफाकन मिल गए, बात हुई तो कहा क्यों ना एक पुरानी यादों का सिलसिला शुरू किया जाए। मैंने मदरसा बैतुल उलूम से जो है अपने आलिमियत, और उसके बाद फिर दारुल उलूम देवबंद से आलिमियत, फिर मदरसा बैतुल उलूम से इफ्ता किया, फिर कॉलेज में एडमिशन लिया BA, फिर लॉ किया LLB। उसके बाद मैं अभी मास्टर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कर रहा हूँ। तो बहरहाल और इसके साथ साथ एडवोकेसी भी करता हूँ। क्रिमिनल डिफेंस में मेरा अच्छा काम है, सीख रहा हूँ और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और 7 साल 2016 से मैं कोंडवा के अंदर एक अच्छी मस्जिद का अल्हम्दुलिल्लाह इमाम भी हूँ। और बस काम भी कर रहा हूँ, अपनी दीनी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करता हूँ और कभी कभी अपनी ज़िंदगी को जी भी लेता हूँ। जैसे आज छुट्टी का दिन है, लॉन्ग ड्राइव पे हैं, गुफ्तगू हो रही है, यादगार ताज़ा है, कुछ नई बातें आ जाएंगी, बस यही है। तो मैं आप लोगों को साथ में ये भी बता दूं, अभी लॉन्ग ड्राइव की बात निकली है ना, तो हम लोगों ने बाइक पे भी लॉन्ग ड्राइव किया हुआ है। पुणे से कुर्ची गए थे हम लोग, पुणे से कुर्ची है कर्नाटका में। तो मुफ्ती साहब और हम ही साथ में निकले थे बाइक के ऊपर, इनके पास में FZ यामाहा की, और उसके ऊपर हमने जो है बेंगलुरु पुणे हाईवे के ऊपर। ये भी बता दें कि आपने 100 से ज्यादा स्पीड की थी उसकी मैं डर रहा था। अच्छा, वो भी एक चीज थी, मुफ्ती साहब ने उसका वीडियो भी बनाए थे, लेकिन मैं बोला चलो अब निकल गए तो क्या है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। इसके लिए मैं बोला चलो अब जो हमने गाड़ी भगाए बेंगलुरु पुणे हाईवे के ऊपर टाइप पे। तो देखो मुझे वैसे तो बाइक जो है ना, हमारा तो हम दरमियान में फिर हमारा तामीनी घाट जाने का भी इरादा हुआ कि भाई बाइक के ऊपर चलेंगे, लेकिन फिर मेरे फर्जंदान ने बोले अब्बा अभी इस टाइम पे बारिश बहुत हो रही है, रोड रास्ते वहाँ के बराबर नहीं है मुफ्ती साहब, इसके लिए वो मुझे थोड़ा सा मौकूफ करना पड़ा। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा मुफ्ती साहब ये है कि भाई हमारे जो दीगर उलामा हैं, नौजवान उलामा हैं, मदारिस में जो पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो अरबी चारूम में है, पंजुम में है, तो ऐसे उलामा को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे?
देखिए, मदरसे की तालीम जब तक हम कर रहे हैं तो तालीम में फोकस करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात। जी जी, क्योंकि वो बुनियाद है। अगर है। हम उस बुनियाद को छोड़कर दूसरी जगहों पर अगर हाथ डालेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। जी, तो बुनियादी तौर पर जो अगर हमारे जो तलबा हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने मकसद को बुलंद रखते हुए कि हमें आगे क्या क्या करना है, अभी से मंसूबाबंदी करना। अच्छा। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। जी जी, क्योंकि हम जो इस वक्त तालीम हासिल करेंगे वो जिंदगी भर तक कामयाब हम हमारे काम आएंगी और हम उसी के बुनियाद पर कामयाब बन सकते हैं। जिंदगी तो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाए, लेकिन उस पर उसके साथ साथ गैर दरसी किताबें जरूर पढ़ी जाए, जिसमें नावल्स भी होंगी। मैं बिल्कुल रिफर करूंगा कि आप अदबियात के ताल्लुक से आप दूसरी चीजें पढ़ें, एक फलसफियाना अंदाज में जो आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़ें, दरसियात के अलावा। हाँ, ये बहुत जरूरी होता है। जो गैर दरसी कुतुब है ना मुफ्ती साहब, अभी जैसे आपने जिक्र किए ना, तो मेरे बचपन में खुद अन्नूर या नूर बोल के एक आता था। अन्नूर तो अरबी में है, नूर बोलकर जो है ना एक किताब आती थी रामपुर से। जी जी जी, बहुत बेहतरीन। हाँ, तो वो हम बहुत पाबंदी से पढ़ते थे। इसी तरीके से हमारे बचपन में भी मदरसे की लाइब्रेरी में जो गैर दरसी किताबें आप बोल रहे हैं ना, बहुत सारी हमने पढ़े। जैसे इनायतुल्लाह अल्तमश की जो है हिजाज नहीं, ये दास्तान ईमान फरोशों की जबरदस्त किताब है। हाँ, वो मैंने मुफ्ती साहब उसकी 3 जिल्दें जो है ना, जो बैठा था मैं पढ़ते हुए, मतलब मुझे थकावट का एहसास भी नहीं हुआ था, वो एक साथ में मैंने खत्म किया था। दूसरी और नसीम हिजाजी की किताबें है। तो इस तरह से जो गैर दरसी कुतुब है ना, यानी आप अपने जहन को जो है ना, ये नहीं है आप अपने महदूद दायरे के अंदर ही अपनी सोच को रखो। बिल्कुल सही। और उसके अलावा अभी जैसा आपने ये जो बोले ना, इल्मी यानी पूरा फोकस मदरसे की तालीम पे देना चाहिए, मैं समझता हूँ। उसके साथ अगर मुफ्ती साहब एक्सटर्नल अगर कोई 10वीं का इम्तिहान देता है 17 नंबर फॉर्म भर के, और 12वीं का इम्तिहान देता है, तो वो कर सकता है आसानी से। बहुत बहुत जरूरी है करना। हाँ, उसकी वजह यह है ना कि हमारे मदारिस में पढ़ने वाले जो तलबा है, अक्सर अब आज के जमाने में तो 4वीं तक तकरीबन सबने ही स्कूल में पढ़ा हुआ होता है। तो गवर्नमेंट का रूल ऐसा है कि भाई अगर 4वीं तक तुमने स्कूल पढ़ा हुआ है तो उसके बेस पर 17 नंबर फॉर्म भर के आप 10वीं का इम्तिहान दे सकते हैं। उसके बाद में आप जो है 12वीं दे सकते हैं। तो मैं साथ में ये भी मुनासिब समझता हूँ मुफ्ती साहब कि भाई आप अंग्रेजी भी थोड़ी थोड़ी सीखो मदरसे में पढ़ने के जमाने में। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। चारा नहीं है। उसकी वजह यह है ना कि देखो, आप अगर मदरसे के अंदर पढ़ने के जमाने में अंग्रेजी सीखते रहोगे तो आपको बहुत आसानी इसलिए होगी कि जैसे हमारे नहव और सर्फ के जो है कवायद है, अंग्रेजी के भी जैसे ग्रामर्स है, उसके सिंगुलर है, प्लूरल है, और ऐसे ही जो है उसके भी जो कायदे कवायद मतलब वो मिलते जुलते हैं तकरीबन अरबी से। उसमें भी जो है वाहिद जमा है, उसके अंदर भी जो है मुज़क्कर मुअन्नस है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो समझने में आसानी होती है। तो एक मदरसे में जब आप ऑलरेडी अरबी के ग्रामर्स और कवायद पढ़ रहे हैं ना, तो आप अगर अंग्रेजी भी सीखते हैं तो उससे क्या होता है, आसानी के साथ में, और वक्त होता है तलबा के पास में मुफ्ती साहब। अब आप सोचो ना, आप मदरसे में जो है भाई 10 साल पढ़ रहे हो, और मैं अब अंग्रेजी ऐसी जुबान है, खाली 2 महीने आपने ढंग से उसको दे दिए। 2 महीने हमारे एक उस्ताद थे मुफ्ती साहब जो हमको अंग्रेजी सिखाते थे मदरसे में ही। तो वो एक शेर कहा करते थे, बोले अरबी पिघाले चर्बी, अरबी पिघाले चर्बी, फारसी निकाले तेल। क्या बात है। हाँ, वो बोलते थे अरबी पिघाले चर्बी, फारसी निकाले तेल, उर्दू है कुछ कुछ। यानी जब सीखते हैं ना उर्दू को तो थोड़ी बहुत मेहनत तो लग जाती है उसके लिए भी। उर्दू है कुछ कुछ, अंग्रेजी है खेल। वो ऐसा बोलते थे कि भाई अंग्रेजी जब आप सीख रहे हो वो इतनी आसान है, आपको थोड़ा फोकस देने की जरूरत है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि भाई जो तलबा मदारिस में पढ़ रहे हैं वो अपने अंग्रेजी पे, हिंदी तो एकदम एक दिन में सीख सकते हैं आप, हिंदी मराठी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन अंग्रेजी के लिए। और ऐसे ही मुफ्ती साहब मैं साथ में ये भी कहूंगा हमारे मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को कि भाई जब आप मदारिस में अरबी ही पढ़ रहे हो, जैसे अरबी कुतुब है, अरबी कवायद है, तो अरबी
तकल्लुम पे आप ध्यान क्यों नहीं देते? इस पे आप जरा थोड़ा रोशनी डालिए। नहीं, अरबी तकल्लुम अगर मदरसे का कोई फारिग है और वो अरबी तकल्लुम नहीं जानता तो ये सबसे बड़ी महरूमी है, अलमिया है। ये मतलब ये एक सेंस ही नहीं बनता है कि अगर आप 8 साल 7 साल मदरसे से फारिग हो रहे हैं और आप अरबी जुबान में पुख्ता तौर पर आप अगर गुफ्तगू नहीं कर पा रहे जी, तो ऐसा लगता है कि आपने किया क्या? आप क्यों थे फिर 7 साल? क्या आप सिर्फ मसाइल अगर पढ़ने के लिए मदरसे में गए तो आप बाहर भी दूसरी किताबें लेकर पढ़ सकते थे जी। मदरसे में पढ़ना यानी आपको अरबी जुबान पर मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल करना। और ये बात मैं अपने अमली तौर पर ये बात कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह के मदरसे के ज़माने में मैंने खुद ने अरबी जुबान पर इतनी मेहनत की थी कि जो आप भी जानते होंगे, और मदरसा बहीतुल उलूम में जब बाहर का वफ्द आता था तो उनके साथ गुफ्तगू मैं ही किया करता था। बिल्कुल बिल्कुल, आप मदरसे के सबसे ज़हीन तालिब इल्म थे माशाअल्लाह। आपने जो ये पॉइंट है, ये सोचने वाली बात है, क्या हमारे फारिगीन इस काबिल हैं कि वो मदरसे से फारिग होने के बाद मुकम्मल तौर पर अरबी जुबान पर जो है गुफ्तगू का उनकी पकड़ है या नहीं है? ये मिसाल सवाल सोचने की है। बिल्कुल, और इसको अगर हम मिसाल से समझे ना मुफ्ती साहब, तो बहुत सिंपल मिसाल से हम समझ सकते हैं कि एक आदमी जो है बिरयानी बनाने का जो तरीका है उस पे उसने एक किताब लिख दिया। बिरयानी बनाने के ऊपर जो है उसका वीडियो है यूट्यूब पे, जैसे बहुत से लोग पकाने की वीडियो डालते हैं ना आजकल, वो उसका एक्सपर्ट है, माहिर है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अगर वो ये बोले कि यार मैंने खुद जिंदगी में कभी बिरयानी नहीं खाया, तो कितने अफसोस की बात है वो। ये सेम मिसाल ऐसी ही है। तो अच्छा, इसका फायदा मैं बताता मुफ्ती साहब आपको। ये क्या होता है ना, जो लोग अंग्रेजी और अरबी दोनों जुबान में पुख्ता उबूर हमारे उलामा अगर हासिल कर लेते हैं, उसका फायदा उनको ही होता है। अब फायदा क्या होता है, जैसे अभी आपने अंग्रेजी भी सीखे माशाअल्लाह, और वो सीखने के बाद में जो है ना मुफ्ती साहब, आज आप एडवोकेट है। अब जैसे आपने मुझे हमारे पॉडकास्ट से पहले बताए कि मुंबई हाईकोर्ट के अंदर आपका जो डिमांड है उसका एक रीजन ये भी है कि अंग्रेजी पे आपकी जो पकड़ है और जो उसकी बारीकियां हैं वो सब आप अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अब क्या होता है ना, हमारा एक आलिम दीन अंग्रेजी सीख कर अगर इस तरीके से वो एडवोकेट बनना चाहे तो एडवोकेट भी बन सकता है, प्रोफेसर भी बन सकता है, और मतलब वो किसी का मोहताज नहीं रहता माशी तौर पे। अच्छा देखो, यहाँ पे एक इबरत की बात ये भी है, नसीहत की। मुफ्ती साहब इमाम है, अभी आज की तारीख में ऑलरेडी एक मस्जिद के इमाम और खतीब भी है। अब मुझे बताओ, उन्होंने अंग्रेजी सीखे तो क्या उन्होंने अपनी लाइन छोड़ दी है? उन्होंने अंग्रेजी सीखे तो क्या उन्होंने अपनी जो तालीम और ताल्लुम का सिलसिला है उसको मुनक़ते कर दिए? उन्होंने वो एडवोकेट बन गए तो क्या वो मस्जिद मदरसे की लाइन से अलग हो गए? बिल्कुल नहीं हुए, वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये हमारी जो सोच है ना, इसको बदलने की जरूरत है। तो आप अच्छे डॉक्टर, अच्छे एडवोकेट, अच्छे प्रोफेसर बनने के साथ साथ जो है ना, आप माशाल्लाह अपनी दीनी खिदमत के साथ वो काम कर सकते हैं ना। अब दूसरी चीज, अब अरबी में भी अगर आपका उबूर आपने हासिल कर लिए, अरबी में भी जो है आपकी पूरी पकड़ है ना मुफ्ती साहब। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अरब मुल्कों के अंदर क्या होता है ना, आप अरब मुल्कों के अलावा और दीगर मुल्कों के अंदर भी आजकल ऐसे लोगों की, ऐसे उलामा की अशद जरूरत है जिनकी अरबी और अंग्रेजी दोनों जुबानों के ऊपर पकड़ है। अब ऐसे जो उलामा होते हैं ना, अब मैं जैसे साउथ कोरिया से अभी 2-4 रोज पहले ही मेरी वापसी हुई मुफ्ती साहब, वहां पे मैं शेख एहसान साहब से मिला, डॉक्टर शेख एहसान, उन्होंने PhD भी किया हुआ है। वो बेचारे एक गरीब गांव से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना अपने तालीम पे पूरा फोकस दिए। फोकस देने के बाद में उन्होंने जो है PhD की तकमील किए। वो करने के बाद में अंग्रेजी अरबी पे पूरा उबूर जब उनका हासिल था तो उनको वहाँ के यूनिवर्सिटी के अंदर आज वो प्रोफेसर है। और प्रोफेसर होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया हुआ है, इस्लाम की तबलीग के लिए अपना एक इदारा कायम किया उन्होंने वहाँ पे। और वहाँ पे लोग रोजाना, मतलब जो इदारा है ना उनका, वो मुल्क ऐसा है वहाँ पूरा फ्रीडम है मुफ्ती साहब, पूरी आज़ादी है वहाँ, किसी का किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये है कि भाई बच्चे वहाँ पे जब बालिग हो गए तो माँ बाप का उन पे कोई कंट्रोल नहीं, माँ बाप उनको ये नहीं कर सकते
बच्चों को कि तुमने यही करना चाहिए, या वही जैसे हमारे इंडिया में बच्चे बुढ़े होने तक भी वो माँ बाप के अंडर में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे कैसा है, मजहब की भी पूरी आज़ादी है भाई, जिसको जो मजहब जो है समझ में आता। और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी पूरा फ्रीडम इसलिए दी क्योंकि वहाँ डिप्रेशन का भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो किसी को मुसलमान होना है, कोई उस पर पाबंदी नहीं है, रोक टोक नहीं है। तो वहाँ की गवर्नमेंट भी ये कहती है भाई खुदकुशी मत करो, अपनी जान मत दो, बाकी तुमको क्या करने का है करो। तो इसके लिए वहाँ पे जो है ना कसरत से लोग ईमान में दाखिल होते हैं, और इन्होंने उसी का फायदा उठाया। और वो फायदा उठा के वो ऐसे जो भटके हुए नौजवान हैं या जो डिप्रेशन के शिकार है, उन लोगों को जब इस्लाम की रोशनी मिल जाती है ना मुफ्ती साहब, तो वैसे लोगों को दो फायदे होते हैं। एक तो उनको रूहानी सुकून मिलता है कि भाई जो डिप्रेशन में थे ना वो ऑटोमेटिकली उनका खत्म होता है। वो बोलते हैं यार ये चीज हमको इतने दिनों से पता क्यों नहीं थी। और फिर वो पुख्तगी के साथ, उसकी मैं आपको एक बहुत मोटी मिसाल देता हूँ। यूट्यूब के ऊपर जो है ना दाऊद किम के नाम से एक चैनल है, शायद आपने कभी उसका कोई वीडियो या क्लिप देखे होंगे। उसका पहले नाम था डेविड किम, वो सिंगर था, कोरियन सिंगर। कोरिया में ये चीज बहुत आम है, सिंगिंग और इस तरह से वो ग्रुप बना के जो वीडियो वगैरह डालते ना, तो वो वहाँ का बहुत नौजवानों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, फैशन वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो मुफ्ती साहब उन्होंने दाऊद किम जो है ना, तो डेविड जो किम थे उन्होंने इस्लाम कबूल किए। उनको ऐसे ही उनके ही किसी सब्सक्राइबर ने इस्लाम की दावत दी है, क्योंकि वो भी डिप्रेशन में चले गए थे। उनकी बीवी का उनका कोई डिवोर्स हो गया था, वो छोड़ के चली गई उनको। अब वो जब छोड़ के चली गई तो डेविड किम जो है ये डिप्रेशन में चले गए। कई दिनों तक इन्होंने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाले और इन्होंने बोले कि भाई मैं डिप्रेशन में चला गया था, ऐसा वैसा। तो उन्हीं के किसी सब्सक्राइबर ने उनको कमेंट करके मैसेज करके समझाया कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे परेशान हाल है तो आप इस्लाम कबूल कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। अब आप सोचो मुफ्ती साहब, वो डेविड किम से वो बन गए दाऊद किम। और वो बंदा जो है ना मुफ्ती साहब, आज की तारीख में उसने खुद ने जगह लेकर, उसके बस्ती के अंदर जो है मस्जिद नहीं थी। अब वहाँ मस्जिद कहाँ से रहेगी, क्योंकि वो इलाका बोले तो वो खुद जो है बेचारा, उसको खुद को पहले इस्लाम पता नहीं था, लेकिन ईमान में दाखिल होने के बाद जो उसके दिल के अंदर इस्लाम की और ईमान की अजमत और मोहब्बत पैदा हुई ना, आज आप देखो, आज भी उसके वीडियो चैनल के ऊपर रोजाना आते रहते। आप देखेंगे ना तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि वही जो दाऊद डेविड से दाऊद किम बन गए, उन्होंने खुद ने मस्जिद की तामीर शुरू की है। उसके लिए गवर्नमेंट से जो है उन्होंने परमिशन लेकर आए, बस्ती के लोगों ने मुखालिफत की है, उनका मुकाबला किए। और उसके अलावा वो बंदा आज सिर्फ हलाल रोजी कमाने के लिए और हलाल खाना खाने के लिए, कि भाई मुझे हलाल खाना है, उन्होंने वैसे बहुत सारे धंधे कारोबार छोड़ दिए जिसके अंदर जो है जरा भी हराम के कमाई का शक और शुबा होता था। तो इस तरह से जो है ना मुफ्ती साहब, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो वो जो मैं डॉक्टर शेख एहसान की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने क्या किए, इसका फायदा उठाए। या ऐसे डिप्रेशन में जाने वाले और इस तरह से जो लोग हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वो खुद यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। तो अब मुझे आप बताओ, एक आलिम ने पीएचडी किया, एक आलिम अगर प्रोफेसर बन गया, मुझे आप बताओ ना उसने अपनी लाइन छोड़ा क्या, बल्कि उनके जरिए से इस्लाम को, ईमान को वो फायदा पहुंच रहा है जो मेरे और आपके जैसा आदमी अगर मकतब में 10 साल भी बैठ के करे तो भी हम जो है वो तबलीग नहीं कर सकते। मुझे बताओ हमारे हाथों पे कितने लोगों ने आज तक कलीमा पढ़े हैं। तो इस तरह से जो है ना मुफ्ती साहब, ये जो हमारी सोच है, तो आप इस तरह से देखो, अरबी में जब उबूर हासिल करते हो, आपको इस तरह से कोई भी नई फील्ड मिलती है, नई लाइन मिलती है, तो उस नई फील्ड में, नई लाइन के अंदर भी आप जो है ना इस्लाम की तबलीग का इस तरीके से काम कर सकते हो। अब आप मुझे बताइए, आप एक मुफ्ती है, तो आप अपनी लाइन में लोगों की इस्लाम के रोशनी में कैसी रहबरी करते हैं? देखिए, चूंकि हमारा अक्सर तौर पर जो ताल्लुक है वो गैर मुस्लिम जो बिरादराने वतन, और बिरादराने वतन होते हैं, उनके साथ मतलब इन सब चीज़ों का ये है। तो इनडायरेक्टली आप या फिर हम जो बोल सकते हैं कि जब हमारे एक पर्सनल लॉ पर बात आती है जी, तो वो लोग हमसे डिस्कस करते हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह के पूना के अंदर जो मुस्लिम एडवोकेट्स भी हैं वो भी, और दूसरे जो बिरादरान वतन हमारे एडवोकेट्स हैं जी, वो भी
मुस्लिम पर्सनल लॉ के टॉपिक्स पर कि जो निकाह का, तलाक का और उनके जो अकीदों का, बिलीफ सिस्टम का जो इश्यूज होते हैं वो मेरे पास रिफर करते हैं कि भाई आप एक धार्मिक एडवोकेट हैं और आप धार्मिक पर्सन हैं, तो आपका और आप शरिया लॉ इसके बारे में क्या कहता है जी। तो उसी तौर पर हम जो उनको एक शरिया लॉ क्या कहता है इस टॉपिक के ऊपर, उसकी क्या बेस है और उसमें क्या इसकी क्या वजह है कि जो ये लॉ इम्प्लीमेंटेड है शरिया के अंदर जी। तो उसके ताल्लुक से हम उनको एक शरिया बेस आइडियोलॉजीज को बताते हैं और समटाइम्स मतलब वो होता है कि यस ये बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा उन तक बातें पहुंचती हैं जो भी है। अब देखो ये कितनी आपने अहम जो है बात पे से पर्दा उठाए मुफ्ती साहब कि हमारे इंडिया में, फिर ये बात मुझे अब याद आई, तब तक इतनी देर से मेरे भी जहन में नहीं थी ये चीज़ कि हमारे इंडिया में क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है तो इसके अंदर मुसलमानों को जो है उनका पूरा पूरा राइट दिया हुआ है, जो मुसलमानों का अपना जो पर्सनल लॉ है। अब मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉ के अंदर कुरान है, हदीस है, फिक़्ह है, ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे बताओ अगर आपके जैसा मुफ्ती एक आलिम दीन एडवोकेट है जिसने इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी तालीम हासिल किया, इंडिया के हमारा जो कॉमन लॉ है वो और उसके साथ में मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो, दोनों के अंदर भी आपने जो है काबिलियत हासिल की है। तो अब देखो आपके ज़रिए से जो हमारे हिंदू भाई है, दूसरे समाज के जो एडवोकेट्स है वो भी फ़ायदा उठा रहे हैं। अब यही चीज़ जो है ना मुफ्ती साहब, अगर एक मुफ्ती ना हो, एक आलिम ना हो, एक आलिम एक मुफ्ती जो है अगर वो ना हो तो उनको कौन समझाएगा बताओ ना मुझे। आम मुसलमानों का तो ये हाल है, यानी मुसलमानों का अगर एक आम वकील है या आम एडवोकेट है। अब मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। मेरे गांव वाले हैं, मेरे एक दोस्त है, हमारे हमवतन हैं, वो तड़े गांव के पास में जो है एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे अपनी कारगुजारी सुनाई, बोले हम लोग जुम्मे की नमाज के लिए सारे फैक्ट्री वाले जो लंच का टाइम होता है 1 से 2 के दरमियान में, बाकी नमाजें तो वो लोग अपने तौर पे वहाँ पढ़ लेते, ज़ोहर असर जैसा भी उनको पढ़ना आती है, लेकिन जुमा के लिए वो लोग एक जगह पे जमा होते और वो जहाँ पे जमा होते ना वहाँ पे उन्होंने एक हाफिज साहब को तय किया हुआ है, भाई जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए आप आया करो बोल के। अब एक जुमा को वो आए नहीं, उन्होंने फ़ोन करके बोले मेरा रिक्शा जिसमें मैं आ रहा था वो पंक्चर हो गया, मैं बिल्कुल बयाबान के अंदर खड़ा हुआ हूँ बोले, तो मुझे आने में टाइम लगेगा, पता नहीं कभी अभी कोई गाड़ी मिलती है नहीं मिलती है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आप लोग जो है ना बोले अपनी नमाज पढ़ लो। तो वो जो मेरे साथी है गांव वाले हैं उन्होंने बताया, बोले हम लोग कम से कम 200 लोग होंगे, बड़े बड़े इंजीनियर्स है, बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है कंपनियों में। वो 200 लोगों में से मुफ्ती साहब किसी एक ने भी हिम्मत नहीं करा आगे बढ़ के जुमा की नमाज पढ़ाने की। वो 200 का बोलना ये था यार अपने को आतिश नहीं बोले जुम्मा की नमाज पढ़ाना। तो वो 200 में से खाली एक आदमी ने ये कहा, बोले देखो वो खुतबा पढ़ना तो मुझे आता नहीं है, तो एक काम करते हैं जुमा तो नहीं पढ़ेंगे, एक काम करते मैं जोहर की नमाज पढ़ा लेता बोले। सबने बोले चलो ठीक है, अब जुमा नहीं तो कम से कम जोहर तो पढ़ लेंगे। हालांकि वो ऐसी जगह है मुफ्ती साहब जहां हर जुमा को जुमा की नमाज हो रही है, वो सारे लोग उस जगह पे जमा होते हैं जुमा पढ़ने के लिए, उनके सबके ऊपर जुमा वाजिब है। वो ऐसा नहीं है कि मुसाफिर है या गैर मुकीम है, उसके बावजूद उन लोगों को जो है जोहर की नमाज वहाँ पढ़ना पड़ी, वो भी ऐसी हालत में कि वो पढ़ाने वाले ने भी डरते डरते पढ़ाया, भाई जैसी आती पढ़ लो बोले भाई मेरी नमाज। तो ये हाल है मुफ्ती साहब हमारे आम जो ईमान वाले भाई है, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बड़े से बड़े पद के ऊपर हो, दीनी एतबार से जो है ये हालात है। तो ऐसे ही हाल एडवोकेट्स और वकीलों का भी है। अगर उनके पास दीन का इल्म नहीं है, कुरान हदीस का इल्म नहीं है, और किसी हमारे हिंदू भाई वकील को अगर इस तरह से पूछने की जरूरत पड़ी तो बताओ ना कौन रहबरी करेगा उनको। अब ये कितनी पॉजिटिव बात आपने बताए कि माशाअल्लाह वो लोग भी आपसे इस्तेफादा कर रहे हैं, बोले तो इससे बढ़कर अल्लाह की तरफ से कबूलियत क्या होगी इंशाअल्लाह। और भी कुछ फरमाइए मुफ्ती साहब, आपके इस सफर के दरमियान में आपने कैसी कैसी कोशिशें किए, जद्दोजहद किए, मेहनतें किए। देखिए सफर हमेशा मुश्किल भरा होता है जी जी जी, लेकिन सफर से ज्यादा जो छोटे छोटे लम्हात होते हैं जी, वो हमको मोटिवेट करते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है।
बराबर है। और हमारे लिए फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मेरे अब्बू को जानते हैं, मेरा अब्बू बिल्कुल, बिल्कुल। 35 साल से एक मस्जिद के अंदर इमाम है, आज भी बिल्कुल, इमामत बिल्कुल। करते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे अब्बू थे जी, कि जी, भाई मेरे अब्बू ने आज तक इमामत नहीं किया हुआ है। जी, मुझसे इतना बड़ा होने के बाद घर के काजी के लिए मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा कि बेटा घर के खर्च के लिए ये थे। ऐसा? हमेशा बिल्कुल नहीं कहा। जी, जी, जी। यहाँ तक के मेरी जब शादी हुई तब भी मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि जी, जी, मैं जो भी मैं कमाता था अपनी इमामत के जरिए से वो मेरी पढ़ाई में दूसरी चीजों में चले जाता था। शादी अच्छा। के अंदर जो मेरा मेहर था वो भी अब्बू ने अपनी जेब से मुझे दिया था कि ले बेटा ये कर और तू जिंदगी गुजार, तो पढ़ाई कर अच्छे तरीके से। अच्छा, 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 तो अच्छा। दरअसल वालिद मेरे अब्बू का सबसे ज्यादा ये रहा है। बहुत तकलीफें तो आती हैं आपको, हर चीज के लिए भी आपको फाइनेंशियल जी, स्ट्रांग जी, होना जी, बहुत जी, जरूरी जी, है। जी, बिल्कुल। लेकिन क्या है कि ये पैसा नहीं होना, अगर इसके लिए कोई रुकता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है आज के जमाने में। जी, जी, जी। पैसा कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट हो ही जाता है, कर्ज लिया जा सकता है, लोन लिया जा सकता है, मदद स्कॉलरशिप ली जा सकती है। जी, और जी, जी। सिर्फ हम नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप पोर्टल्स हैं कि आप स्टेट सरकार आपको अलग स्कॉलरशिप देती है, जी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलग स्कॉलरशिप देती है। जी, तो मैंने भी जो है कुछ स्कॉलरशिप के जरिए से और कुछ क्राउड फंडिंग के जरिए से और कुछ अपने कर्ज वगैरह लेकर पढ़ाई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत वक्त बाकी है। करेंगे और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, खुद को अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। जी, जी। जो हमारे माँ बाप ने फेस किया है उनको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो दुनिया के अंदर सुकून की जिंदगी। एक वक्त आए कि बस उन्हें लगे कि हाँ कि हमारे बेटे ने कुछ कर लिया लाइफ में। यही बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और अगर माँ बाप के साथ साथ अगर हमारी सोसाइटी और दूसरे लोग भी अगर हमसे इस्तिफादा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब इसमें देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब ये पॉइंट को और क्लियर करना चाहूँगा मुफ्ती साहब, क्योंकि ये भी टॉपिक पे अक्सर मैं बात करते रहता हूँ कि हमारे समाज में जो है ना, माँ बाप जो है वो औलाद को जैसा सपोर्ट करना चाहिए ना मुफ्ती साहब, अब वैसा सपोर्ट नहीं करते। तालीम के ज़माने में अक्सर आपको ऐसे मुस्लिम नौजवान आपको 50 मिल जाएंगे जो बच्चे ने 12वीं साइंस से जो है ना, 12वीं साइंस से जो बच्चे ने 99 नंबर लिया हुआ है, लेकिन उसको उसके माँ बाप ने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं की है, तो वो वैसे बहुत सारे बच्चे जो है ना उन्होंने लाइन छोड़ दी है। मतलब वो तालीम में ही नहीं है, कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई बच्चा जो है वो बेरोजगार है, कोई बेचारा जो है वो डॉक्टर बन सकता था MBBS, तो उसने D.Ed कर लिया। उसके माँ बाप ने बोले भाई वो हमारे बस की बात नहीं है, MBBS को पैसा लगाना है या तुझे जो है नीट का एग्जाम उसके लिए सपोर्ट करना, तू तेरा देख के ले। तो इसमें क्या होता है ना मुफ्ती साहब, माँ बाप और औलाद के दरमियान में दूरियां पैदा होती है। माँ बाप का काम क्या रहता, औलाद को तालीम के ज़माने में, अभी जैसे आपने जो है दिल की गहराई से अपने वालिद साहब की जो कुर्बानियां हैं उनको गिनाई, और वाकई में ये चीज़ को मैं भी कबूल करता हूँ। तुम्हारे वालिद साहब को मैंने शायद साइकिल पे भी देखा हूँ। मेरे अब्बू पहले मशहूर ये थे कि साइकिल वाले मौलाना साहब, है ना। मैं सोच रहा था पहले, मैं बोला यार मैंने उनको ही देखा था या किसी को, वो साइकिल चलाते थे बेचारे, साइकिल पे अपना लक़ब ही ये था, कौन मौलाना साहब, साइकिल वाले मौलाना। हाँ, तो वो साइकिल पे जो है मैंने खुद देखा हूँ ना उनको, उन्होंने साइकिल के ऊपर मेहनत की है, साइकिल पे इमामत की है, साइकिल पे बच्चों को पढ़ाने जाते थे। लेकिन देखो एक आलिम का, एक इमाम का अपने बेटे के लिए इतना बड़ा ख्वाब देखना और अपने बेटे को उस मैदान में आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना जो है ना मुफ्ती साहब, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा यहाँ जितने भी माँ बाप सुनने वाले हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है समाज के अंदर मुफ्ती साहब, जो हम बोलते नहीं है कि औलादे नाफरमान हो रही है या औलादे माँ बाप की बुढ़ापे में खिदमत नहीं करती है, उसका ये रीज़न भी होता है कि जब माँ बाप का औलाद पे पैसा खर्च करने का टाइम होता है तो माँ बाप औलादों को महरूम कर देती है। तो इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। देखो यहाँ पे अगर कोई माँ बाप और पेरेंट्स अगर सुन रहे होंगे तो यहाँ मुख्तसर मैं बस इतना ही कहूँगा, औलाद की शादी पे पैसा मत खर्च करो, औलाद के वलीमे पे पैसा मत खर्च करो, वो सब सादे सिंपल करो, लेकिन औलाद को तालीम के जेवर से आरास्ता करो
और उनको पढ़ने में अगर वो कुछ बनना और कुछ करना चाह रहे हैं तो माँ बाप ने पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहिए अपनी औलाद को। इसके अलावा मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल आपसे और ये भी था, आप ये जो हमारे उलामा हुफ़ाज़ अइम्मा इकराम हैं उनके लिए मेरा ये सवाल था आपसे जी। आप उनको एडवोकेट बनने के लाइन से क्या मशवरा देंगे, यानी कौन सा रास्ता उनके लिए ज्यादा सहल या आसान है या एडवोकेट बनने में? क्योंकि एडवोकेट बनना जो है ना, लॉ की जो तालीम है उमूमन हमारे कौम में, अब आप तो माशाअल्लाह आलिम दीन हैं, आप तो मुफ्ती है, आप एडवोकेट बने ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आम लोग हैं मुफ्ती साहब, जो आम नौजवान हैं हमारे, तो वैसे नौजवानों की भी एक गलत फहमी ये है, जैसे समाज में एक शेर मशहूर है, बोले पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। तो लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि भाई प्रोफेसर बनना आसान है, डॉक्टर वगैरह या दूसरा कुछ पढ़ना चाहिए, एक आलिम एडवोकेट कैसे बन सकता है, इस पे थोड़ा सा आप रहबरी कीजिए। सीधा चलना है मुफ्ती साहब जी, रास्ता मुझे सवाल अपने अंदर दो जुजियात रखता है। पहला तो ये है कि क्या ये शेर सही है, पहले हम इस पे बात करते हैं, बाद में फिर इसके असर पे बात करते हैं। क्योंकि जो शेर है कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, और इस शेर को बता कर जिन लोगों ने वकालत पढ़ने से मना किया है वो खुद हर मामले में आते हैं कि हम खुद जाएंगे। अच्छा, अब मैं कुछ इशारा वगैरह, कुछ इशारे की कोई जरूरत है नहीं, हर मामले के अंदर कोर्ट जाएंगे। जरा सी बात पे लोग बोलते हैं, खुद वही इस शेर के खिलाफ हैं। क्योंकि वकालत कोई भी हो तो आप फिर वकालत आप कोर्ट का नाम क्यों ले रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि देखिए, लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन। वकालत एक नोबल प्रोफेशन है, सबसे ज्यादा इज्जत वाला अगर कोई शोबा है इस फील्ड में, मॉडर्न एजुकेशन के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि वो लॉ है। मेडिकल फील्ड बहुत अच्छी चीज है, इकोनॉमिक फील्ड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लॉ आपको जिंदगी गुजारने का एक सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि आप मेरे ड्यूटीज क्या है, मेरे राइट्स क्या है, मेरे लाइबिलिटीज क्या है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर जो हमारे मदरसे के तलबा हैं, अगर उनको अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा करना है कि उन्हें परवाह नहीं है कि उनके खाने को मिले या ना मिले, उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने को मिले या ना मिले, लेकिन कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारा नाम रहे हमेशा के लिए, तो मैं समझता हूँ कि वो मदरसा एजुकेशन के बाद आप लॉ में आइए। थोड़ा सा स्ट्रगल करने को आपको मिलेगा। आप अगर इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते कि 3-4 साल का आपकी मेहनत है, आप इतना स्ट्रगल अगर कर लेंगे तो जिंदगी आप ऐसा है कि आपकी संवर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मदरसे की एजुकेशन के बाद जिंदगी नहीं संवरेगी, वो अपनी जगह एक इज्जत का शोबा है। लेकिन जब हम इस फील्ड की बात करते हैं तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ तामुल होना चाहिए, एक दूसरे को मिलाकर। लॉ एक चैलेंजिंग टॉपिक जरूर है, करियर अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन इसमें आपको वो सब चीजें मिलेंगी जिसके ख्वाब कभी किताबों में देखे जा सकते थे। अच्छा, आपको शायद पता होगा, चलिए जब एक फाइनेंशियल की बात आई गई तो लॉ दुनिया के अंदर एक ऐसा शोबा, एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें सीनियर एडवोकेट्स पर अपीयरेंस 10 लाख रुपीस चार्ज करते हैं। 10 लाख रुपए ओनली फॉर अपीयरेंस फॉर अ सिंगल केस इन सुप्रीम कोर्ट, इन हाई कोर्ट्स ऑफ अभी एडवोकेट महमूद पाराचा साहब है, सलमान खुर्शीद साहब वगैरह। बिल्कुल। तो और सवाल ये है कि क्या लॉ, देखिए आपको आपके पास पता है कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ऐसे कितने हमारे पास केसेस हैं कि जो एक सही मानों में हम काम कर सकते हैं। तो मदरसे के तलबा अगर लॉ में आना चाहते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। मैं समझता हूँ कि जितना टेक्निकल माइंड मेरा चलता है, मेरे जो कलीग्स थे कॉलेज के अंदर, मुझे नहीं लगता कि कभी भी जो है हमारा दिमाग हमेशा सेम रहा है। हमारे जो क्वेश्चंस होते थे क्लासरूम के अंदर, तो जो हमारा खुराफाती दिमाग होता है कि जो बाल की खाल निकालने का जो दिमाग हमने सीखा है मदरसे के अंदर, मसाइल के अंदर से, तो बिल्कुल लॉ वही है।
आपको किस तरीके से बातों को और अल्फाज के साथ खेलना है। जी। लफ्ज और वर्डिंग्स का कॉमा जी। अगर चेंज हो जाए तो लॉ के अंदर उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपको उसी के ऊपर खेलना है। तो मदरसे के तलबा के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन शर्त ये कि आपको तैयार रहना है 3 साल के स्ट्रगल के लिए। जी। विदाउट एनी शिकायत, आपको कोई शिकायत नहीं करना है। जी। कोई गिव अप नहीं करना है, जस्ट झोंक देना है, झोंक देना है। 3 साल के अंदर आप देखें ना कि उसका रिजल्ट इतना बेहतरीन आएगा कि आप यही कहेंगे कि आप बने तो वकील बनो, वरना कुछ मत बनो। अब देखो मुफ्ती साहब, मैं यहाँ 2 बातें आपको बताऊंगा। एडवोकेट खिजर पटेल साहब का मैंने अभी जो शुरू में नाम लिया था, हाँ, तो हम लोग जो है, मतलब अब मैं बताया आपको कि हम है भी वैसे हम वतन, और हम वतन के साथ साथ हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। यानी उनका 9 उम्री का ज़माना था, तो उन्होंने भी ये जो लॉ की तालीम हासिल की है ना, वो ज़माना ऐसा चल रहा था हमारे नौजवानों पे मुफ्ती साहब कि वो 9/11 के बाद का ज़माना था, और मुस्लिम नौजवानों की जो धरपकड़ है, उस ज़माने के अंदर ख्वाजा यूनुस का एक केस हुआ था, उस पर एक फिल्म बनी हुई है, देखो खाकी बोलकर। वो फिल्म उसी ख्वाजा यूनुस केस के ऊपर है। तो वो हमने हमारी आंखों से देखे मुफ्ती साहब। वो ज़माने में मुझे याद है अच्छी तरह से 2003-4 का वो ज़माना था। मैं पासपोर्ट के अप्लाई करने के लिए जो है, वो ज़माने में आपको पासपोर्ट का फॉर्म मिलता था कमिश्नर ऑफिस के अंदर। तो उन्होंने वो फॉर्म 3 बार मुझे जाना पड़ा, और मैं हालांकि सफ़र करके मुझे जाना पड़ता था, ट्रेन से सफ़र करके जाओ, गाँव मेरा दूर था। मैं वहाँ से सफ़र करके जो है वहाँ गया, तो उन्होंने मेरा आधा घंटा, तीसरी मर्तबा जो है, जब वो फॉर्म देने से पहले 3 बार मेरा इंटरव्यू लिए, वो यानी तीसरी मर्तबा में आधा घंटा इंटरव्यू लिए। बोले भाई तुम पासपोर्ट क्यों बना रहे, काहे के लिए चाहिए तुमको, देखे नहीं क्या तुम्हारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं, ये नौजवान इतने जो डॉक्टर अब्दुल मतीन और एडवोकेट बता रहा हूँ मैं, ख्वाजा यूनुस वगैरह का वो ज़माने में ये हुआ था। तो वो ज़माने में मुसलमानों पे वो जो वक्त गुजरे हुआ है ना मुफ्ती साहब, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। खास तौर पे जो तालीम याफ्ता और पढ़े लिखे नौजवान है ना, उनको टारगेट बना के जो है उनको उठाया गया उस ज़माने के अंदर कि भाई इस कौम के अंदर खाली पंचर वाले पैदा होना या गैरेज वाले पैदा होना, या इस कौम के अंदर जो है बस हमारी खिदमत करने वाले पैदा होना चाहिए। इनमें कहाँ से ये MBBS MD डॉक्टर और इसके अंदर जो है LLB और एडवोकेट। और ख्वाजा यूनुस जो है उस जमाने में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम तो आज सुनते सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उस जमाने में आप सोचो जब लोगों को कंप्यूटर नहीं मालूम था क्या होता है। ये उस जमाने की मैं आपको बात बता रहा हूँ मुफ्ती साहब जी। तो ये उस जमाने के हायर क्वालिफाइड एजुकेटेड जो नौजवान थे ना, तो एडवोकेट खिजर पटेल साहब वो जमाने में 10वीं 11वीं मेरे ख्याल से पढ़ते थे, और हम उस जमाने के अंदर इमामत करते थे, और ऐसे ही बच्चों की जमातें वगैरह भी लेके जाते थे 3-3 दिन वगैरह की। वो हमारे साथ उस जमाने से जुड़े हुए थे। तो ये सारी खबरें वगैरह जब आती थी ना, तो तभी उन्होंने ये इरादा किया कि भाई मैं वकील बनूंगा, और हमारे कौम के जो नौजवान इस तरीके से शिकार बनाए जा रहे हैं कि हमारे बच्चों का कोई केस लेने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप देखो आज भी उनके अंदर आपको वो सिफत मिलेंगी। कहीं पे भी कुछ भी मसला हो गया ना, तो वो फौरन वहाँ भाग के जाते हैं कि भाई यहाँ क्या हो गया, चाहे वो भीड़ में रहो, औरंगाबाद में रहो, जलगांव में अभी हुआ था, जामनेर में एक मसला। तो बेचारे अल्लाह ने उनके अंदर वो फिक्र दी है। बहरहाल तो बात जो मैं बता रहा था, तो ये जरूरी है कि हमारे आपने जैसे बोले ना कि कोई फिर खड़े नहीं रहता, तो तुमको वकील के पास जाना पड़ता। एक तो ये हो गया, और दूसरी बात खुद एडवोकेट खिजर पटेल साहब ने, अभी मेरा लास्ट ईयर जो है, मैं उनका तकाजा था भाई तुम पुणे को जाते, औरंगाबाद होते हुए, तो ज़रा हमारे पास थोड़ा मुलाकात करके चले जाओ। तो मैं रुक गया था उनके पास में, असर से लेके इशा तक मेरी यानी लग्जरी के टाइम तक, और उसी दरमियान में हमने उनका एक इंटरव्यू भी ले लिए थे। उसके अंदर उन्होंने एक जुमला बोले थे, वो जुमला मुझे बहुत अच्छी तरह से उनका याद है, और वो इंटरव्यू भी अपने चैनल पे है मुफ्ती साहब जी। उसमें उन्होंने क्या बोले थे, उसमें उन्होंने एक बात बोले थे, बोले देखो तुमको मैं वकील की ताकत बताता हूँ, एक एडवोकेट उसकी ताकत क्या होती है। एक आदमी है बोले जिसको पुलिस ने अरेस्ट की, गिरफ्तार की,
और पुलिस कह रही है कि ये आतंकवादी है या ये क्रिमिनल है। सब बोल रहे हैं, मीडिया बोल रही है, सब बोल रहे हैं बोले, लेकिन सिर्फ एक आदमी ऐसा है बोले, एडवोकेट यानी वकील, जो ये कहे, वो पूरा सीना ठोक के ये बोल सकता है कि ये मेरा जो क्लाइंट है ये क्रिमिनल नहीं है, ये आतंकवादी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द नहीं है, बल्कि भाई ये मेरा क्लाइंट है, ये बेकसूर है। मतलब खाली वकील ऐसा है जो उसको बेकसूर बोलता है बोले। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही। जज जो है वो उसके सामने उसको इसीलिए पेश किया जा रहा है, ये बोले क्रिमिनल है, ये टेररिस्ट है। लेकिन वो वकील अकेला ऐसा फर्द होता है जो ये बोलता है कि ये क्रिमिनल और टेररिस्ट नहीं है, ये बेकसूर है बोल के। बताओ बोले ये पावर और किसके अंदर है? कोई है क्या बोले मीडिया चैनल वाला उसको बेकसूर बोलने वाला? तो ये ताकत होती है वकील की, एक एडवोकेट की। तो समाज में ये जो गलत फहमी है ना, आम नौजवानों के लिए भी, जैसे मैंने अभी आपको मेरे खुद के फर्जंद की मिसाल दिया कि मेरा इरादा ये था कि भाई वो अगर एडवोकेट बन जाते तो उसके बाद में उनको फिर जज है और आगे की तालीम में पूरी तैयारी कराता, मगर वो समाज में, हमारे इसी समाज में वो भी रहते हैं, तो उनकी मानसिकता और मेंटालिटी समाज में रहने की वजह से और समाज के अंदर जो वकील के बारे में सोच है वो सुन सुन के उनकी खुद की ऐसी निगेटिव बन गई हुई है उनको लगा भाई एडवोकेट बनूंगा तो बस मैं यही काम करूंगा बोल के। हालांकि ऐसा नहीं है। तो बाकी नौजवानों ने भी और बाकी उलामा ने भी, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई आप इस प्रोफेशन के अंदर आओ, अपने बच्चों को इस प्रोफेशन, अच्छा अच्छी बात ये भी है मुफ्ती साहब कि अगर हम जो है ना दूसरे कोर्सेज करने के लिए जाते हैं तो उसमें लाखों रुपये फीस है जी। यस, लाखों रुपये फीस है उसके लिए। जैसे डॉक्टर की ही आप देखेंगे, लाखों, छोटे से छोटा भी अगर आप करना चाहते हैं, डॉक्टर की आखिरी जो डिग्री होती है वो है ये होती है वो क्या कहते हैं उसको, बी फार्मा होती है। देखो, जो डॉक्टरी में भी नहीं आती है। मतलब आपका अगर किसी डॉक्टरी फील्ड में नंबर नहीं भी लगता है तो आप बी फार्मा कर सकते हैं, उसको लाखों रुपये लग रहे हैं मुफ्ती साहब। आज डी फार्मा के लिए आपको जो है लाखों रुपये खर्च आता है। अब उसके कंपैरिजन में आप देखो, अगर एलएलबी करना है, मेरे ख्याल से बहुत कम फीस होती है इसकी, 20,000 रुपए पर ईयर। देखो अब 20,000 रुपये तो यार मिनिमम इतना से यहाँ से शुरू है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। देखो प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ 20,000 रुपए पर ईयर कुछ भी नहीं है। और उसमें भी एलिजिबल स्टूडेंट्स को जो है 3-4 हज़ार रुपए स्कॉलरशिप मिल जाती है। क्या बात। मेरे जो कलीग्स है जो प्रॉपर पुणे कलीग्स थे, उनको पर ईयर फीस 12,000 थी, 12,000 रुपए। अच्छा, तो आप 36,000 रुपए में आप एडवोकेट बन सकते हो 3 साल के लिए। देखो, अच्छा मैं आपको, मुझे याद आया अभी आपने जवाब दिया ना उस टाइम पे, वो हैदराबाद के अंदर जो है ना मुफ्ती साहब, किसी ने, कोई कॉलेज वाले हैं, उनके यहाँ पे भी वो एलएलबी की तालीम दिलाते हैं, तो उन्होंने खुद ने वीडियो बनाकर ये सोशल मीडिया पे डाले थे अपने नंबर के साथ। बोले भाई तुम अगर 12वीं पढ़े हुए हो ना, तुम कहीं के भी रहो, बोले इंडिया में रहने वाले, उनके पास में कुछ कोर्सेज थे, उसमें एक एलएलबी भी था। उनका बोलना यह था कि तुम सिर्फ अपनी थैली उठाओ, बैग उठाओ और हमारे पास आ जाओ, हम तुमको यहाँ पढ़ाएंगे भी, खिलाएंगे भी, रखेंगे भी, तुम्हारी पूरी तालीम होने तक हमको 1 रुपया भी फीस मत दो, बोले हमको सिर्फ अपना कॉलेज चलाने का है। ऐसा उनका बोलना था मुफ्ती साहब जी। ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे भी कॉलेज वाले हैं मार्केट के अंदर। सपोर्ट बहुत है लेकिन लेने वाला चाहिए। हाँ, ये हमारे कौम की जो है ना, ये अलमिया है हमारा मुफ्ती साहब। बच्चे जो है हमारे, अगर करना चाहे, वो जो शेर है ना, अगर तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। करना अगर चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं इसीलिए अब ये जो साल की भी जो तबलीग में तरतीब है ना, मैं उलामा को ये भी बोलता हूँ कि भाई तुम साल लगाने की बजाय अपने मकामी लेवल पे मेहनत करो और अपने आप को तालीमी मैदान के अंदर आगे बढ़ाओ। अभी जैसे तुम साल के लिए निकल गए, वही साल की बजाय अगर तुम जो है यहाँ पे कोई ऐसा, जैसा आपने एलएलबी की है, आप मुझे बताओ अगर एलएलबी कर रहे हो, आप मकामी लेवल पे काम नहीं कर सकते क्या? भाई मकामी लेवल पे आप रह के 3-3 दिन लगाओ ना। अभी ये जो अपन जिन देहातों से गुजर रहे हैं, मुझे बताओ ना आप मुफ्ती साहब, क्या ये यहाँ पे 3-3 दिन की जरूरत नहीं है? बहुत ज्यादा। हाँ, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता कि भाई मैं इस तरतीब की मुखालिफत कर रहा हूँ,
या मैं उलामा इकराम को गुमराह कर रहा हूं कि भाई तुम तबलीग में साल मत लगाओ या 2 साल या 3 साल मत लगाओ? देखिए, ये जो बात है, मेरे साथ पढ़ने वाले तमाम हमारे साथियों ने साल लगाए सिवाय मेरे जी। मैंने साल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं एजुकेशन में आगे आ गया। जिस वक्त मेरे सारे साथी साल के लिए निकले, मैं दारुल उलूम देवबंद के लिए निकल गया था जी। तो ये है कि अगर हर शख्स का अपना इसमें नज़रिया है कि अगर वो कारोबार है उसके पास, फिर साल लगाना चाहता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन ये ज़रूर है कि भाई आप दूसरे चीज़ों में भी काम करिए, आप उस टाइम को सही इस्तेमाल करके मकामी लेवल पर काम करिए, और असल मकसद काम करना है। अब उसके रास्ते चाहे जो भी हो, काम अगर इंसान कर रहा है तो एक मखसूस चीज़ को लेकर उसके ऊपर रिस्पेक्ट रह जाना, ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। उसमें हो क्या रहा है मुफ्ती साहब? भाई आप साल लगा के आ गए, अब जैसे आपने अपने ही साथियों की मिसाल दी है, मेरा सिंपल सा सवाल है, उसके बाद आपके माश का क्या, आपके धंधे का क्या? आपने जहां साल में निकलने से पहले जहां से शुरुआत किए थे, आप और थोड़ा माइनस में आ गए, क्योंकि आप जब साल निकल रहे थे आपको किसी से कर्जा लेना पड़ा, किसी से पैसे लेना पड़े, तो आपने उसमें प्रोग्रेस क्या की है, मुझे वो बताओ आप। अब जैसे आपने जो है ना, आपने क्या बोले, मैं दारुल उलूम देवबंद गया, आपने दारुल उलूम में 1 साल दिए, तो वो 1 साल का क्या हासिल मिला आपको दारुल उलूम में? भाई आप कासमी आलिम बन गए ना। मेरी जिंदगी का लम्हा, थिंकिंग ऑफ मेरा पूरा लम्हा ही बदल गया। देखो आप कैसा है भाई, दारुल उलूम है ना मुफ्ती साहब, तुमको वहां पे जो माहौल मिल रहा है, जो इन्वायरमेंट वहां पे मिल रहा है, और तुम जो वहां के कुतुब खाने से इस्तेफादा कर रहे हो, सबसे बड़ी बात जो हुई ना मुफ्ती साहब, आपकी निस्बत दारुल उलूम से जुड़ी, और दूसरा ये है कि आप कासमी आलिम बन गए ना। बात समझ रहे आप मेरी? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे बताओ, अब वही जो आप जिन साथियों की बात कर रहे हो ना, उनमें से 2-4 पे पैसे उधार है मेरे। हाँ, तुम्हारे वो जो साथी है जिनकी बातें कर रहे ना, उनमें से कुछ को तो मैंने ये बोल के पैसे दिया था, भाई हर महीने को 2-2 हजार या 1000 रुपये हुसैन को दे देते जाना, हुसैन के पास में। तो मैं आपको बताऊं मुफ्ती साहब, आज 6-6 महीने, साल भर हो गया, वो किस्त अभी तक आई हुई नहीं है, 1000 रुपये महीने की भी किस्त नहीं आई हुई है। तो भाई तुमने साल में निकल के क्या किए, ये मेरा सवाल है। तो आपने वो हासिल किए। अच्छा, उसके बाद के जो साल आपने अपने तालीम के ऊपर दिए, तो भी आपने कुछ हासिल किए ना, आज कुछ है आपके पास में उसके आउटपुट में। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारे नौजवान उलमा समझते नहीं। हालांकि मुफ्ती साहब हम खुद तबलीग वाले ही है, हमारे डीएनए में भी तबलीग है, आप खुद तबलीग वाले हैं, हम लोग खुद तबलीग का काम करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करते हैं बोलकर। लेकिन भाई उसमें गुलू क्यों कर रहे हो आप अपने भी फ्यूचर का देखो, आप अपने भी वक्त के सही इस्तेमाल का देखो, और वही काम आप अपने मकाम पे कर सकते हैं ना मुफ्ती साहब। और वही साल जो है आपका, आप किसी इस तरीके से तालीमी मैदान के अंदर, या मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी, वो मैंने साउथ कोरिया में शूट किया था, उसमें भी मैंने ये कहा था, मैं बोला भाई आप जो है उसी साल में अगर कंप्यूटर सीखना है, डिप्लोमा कर सकते हैं आप उसके अंदर। अपने मदरसा बैतुल उलूम के कई तलबा है, आपको पता होगा, वो आईटी कंपनियों में भी जॉब करते हैं माशाअल्लाह। उन्होंने सीखे ना कंप्यूटर को, उन्होंने आईटी के अंदर जो है अपना उन्होंने डिप्लोमा किए, उसके अंदर उन्होंने सीखे, सीखने के बाद आज वो फायदा उठा रहे ना मुफ्ती साहब ये सब चीजों से। मतलब ये है कि माशी तौर पे जो है ना वो किसी के मोहताज नहीं है। तो इससे क्या है कि भाई आप अपने वक्त का इस्तेमाल अगर उलामा हुफ़ाज़ अइम्मा इकराम इस तरीके से करते हैं ना, हर काम कर सकते हैं आप, दीनी एतबार से भी, मकतब के एतबार से भी, मदरसे के भी एतबार से भी, इमामत के भी एतबार से आपका माश मजबूत होगा। मैं ऐसा समझता हूँ मुफ्ती साहब, दीन का काम आदमी और अच्छे तरीके से, अच्छे ज़हनी एतबार से पूरा फारिग होके कर सकता है। अच्छे के साथ साथ डेयरिंग से करेगा, किसी की बात मानकर नहीं करेगा। जी बिल्कुल, दिल की गहराइयों के साथ काम करेगा इंसान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसे किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी मदद करेगा। ये है तो मैं अपनी बलबूते के ऊपर आराम कर रहा हूँ, मेरी मर्जी आ रही है। बिल्कुल।
दरअसल ये बारिश की वजह से रोड खराब हो गए। हाँ, नहीं कोई मसला नहीं है। अब वो कैसा अपने यहाँ बारिश अभी तो रुकी मुफ्ती साहब ने, तो कल तक बारिश जारी थी। वैसे अब करीब आ गया। मैं इस रास्ते से पहली मर्तबा आया हूँ और मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ। अच्छा। और पीछे चुके हैं, दरअसल हमारे एक दोस्त हैं, उनका फार्म हाउस भी था। हाँ, तो एक फार्म हाउस जो है हम भी आए थे गुज़िश्ता दिनों यहाँ पे देखने के लिए, मगर खाली रास्ते की वजह से मैं बोला यार अब ये बहुत मुश्किल दिख रहा रोड ये। और जहाँ पे तुम्हारे दोस्त का फार्म हाउस है ना, उसको लग के ही हमारे दोस्त का भी फार्म हाउस है माशाल्लाह। हाँ, तो मैं वो जब उसका बांधकाम चलता था तो हमारे दोस्त के साथ हर 2-4 दिन में एक बार आता था, आके ज़रा सूरह यासीन वगैरह पढ़ना, वहाँ पे थोड़ा वक्त गुजार के 1-2 नमाजें भी, अक्सर ज़ोहर असर की नमाज में अपना लैपटॉप लेके आ जाता था। तो वो हमारे दोस्त ने मुझे यही बोले थे, बोले जब अपना पूरा फार्म हाउस मुकम्मल हो जाएगा ना तो मैं एक तुमको स्टूडियो ही बना के दे दूंगा, बोले तुम वीडियो भी शूट कर सकते और दूसरे बाहर बैठ के भी बोले तुमको ये जो पहाड़ है और जो वहाँ पे एक नाला भी बहता देखो, और तालाब भी है। हाँ तालाब है, ये सब जो है ना बोले मनाजिर तुमको। तो वो अभी काम चल रहा है, बारिश की वजह से शायद रुका हुआ है। अब इंशाल्लाह मुफ्ती साहब मेरे जहन में ये है कि थोड़ा टाइम निकालो तो अपन ऐसा करते हैं, मैंने एक और घाट के बारे में देखो वीडियो देखा था। आप सिर्फ नाम बताइए मुझे, मैं सब। कोल्हापुर के आगे है वो। अच्छा। हाँ, वो गोवा में आता है, यानी महाराष्ट्र में आता है लेकिन गोवा के करीब में है वो, कुछ तो भी नाम है उसका। तो अपन तरतीब बनाते हैं, वो घाट भी एक बार चलेंगे जरा। अब अपने को बाइक पे तो जाना नहीं है, गाड़ी लेके जाएंगे अपनी इंशाल्लाह। मैं भी उसको आपका नाम बताता हूँ मेरे पास। चलिए मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती हाशिम साहब से हमारी काफ़ी ये दिलचस्प गुफ्तगू रही। अब जो है हम लोग निकले थे, हमने कहा कि भाई खाना बाहर खाएंगे आज मुफ्ती साहब के साथ में। असल में मेरी भी तरतीब ये है, पुणे में ऐसे कोई मेरे ज़्यादा दोस्त अहबाब नहीं हैं जिनके साथ में मैं उठता हूँ बैठता हूँ या जिनके साथ खाने वाने के लिए कहीं जाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपकी मेंटालिटी लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है। और मसला ये हो जाता ना मुफ्ती साहब, अपनी बातें अलग चलती, उनकी बातें अलग चलती, या अपनी मेंटालिटी अलग है या उनकी मेंटालिटी अलग है, अपनी सोच अलग है उनकी सोच अलग है, तो इससे फिर दिक्कत क्या आती है कि वो तालमेल नहीं बैठ पाता। लेकिन मुफ्ती साहब का ऐसा है, देखो हमारे शागिर्द होने के बावजूद माशाल्लाह मैं दिल से उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरे उनके ख्यालात एकदम मिलते जुलते हैं माशाल्लाह। और मैं ये चाहता हूँ बाकी उलामा भी इनकी तरह से तालीम के मैदान में आगे बढ़े, इस तरीके से अपना नाम रोशन करे, इस तरीके से जो है वो असरी उलूम के अंदर आगे जो है उसके अंदर वो भी इस तरह से अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करे। बाकी से भी हमारी यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है। तो चलिए अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। आखिर में कुछ बोलना चाहेंगे आप भी मुफ्ती साहब? बस कुछ नहीं, आपने जो कहा ये आपकी ज़्यादा नवाजी है। और जिस घाट का आपने तज़किरा किया उस चोरला घाट है। नहीं वो नहीं, दूसरा है। मैंने मजलिस में उसका जिक्र किया था मुफ्ती साहब, बाद में मैं खुद अभी नाम भूल रहा। बहुत फेमस है वो। तो ठीक है, काम करते हैं नेक्स्ट। अंबोली घाट। अच्छा, अंबोली घाट, यस बहुत फेमस घाट है। उस कोल्हापुर के बाद जब आप गोवा में एंटर करते हैं जी, तो उससे पहले ये घाट पड़ता है। हाँ। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इतना छोटा रास्ता है कि 2 गाड़ियाँ निकलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा। तो एक सफर करेंगे उधर का और दिखाएंगे कि किस तरीके से चलेंगे ना। और मुफ्ती साहब के ढाबे पे पाए का नाश्ता मिलता, देखो जबरदस्त। नेपानी के अंदर जो मुफ्ती साहब का ढाबा है, हाँ, तो वहाँ पे अपन रुक के खाना खा के आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए लेते हैं आप सभी लोगों से इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वहाँ 10 दिन ऐसे पूरा करने। ये गाड़ी बोल रही है, उसी की पीछे सब बड़ा है इसका। जी, पीछे सामान रखने का भी अच्छा है मुफ्ती साहब, बहुत सारी चीजें। वालेकुम अस्सलाम। देखो ये जो नजर आ रहा ना आपको मुफ्ती साहब, और ये अपन दोनों नजर आ रहे हैं। यस, ये वाला।
तो अपनी भी रिकॉर्डिंग आ रही, बाहर की भी आती, और उसको डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है। तो अभी आप पूरी डाउनलोड करके उसको एडिट कर देंगे? हाँ, तो मैं अभी इसको यहीं छोड़ देता मोबाइल को, या फिर वापसी में जो है लगा देता उसको रिकॉर्डिंग के लिए, तो पूरी रिकॉर्डिंग फिर वापसी में हो जाएंगी। ये इसमें बहुत ज़बरदस्त सिस्टम इन्होंने दिए हुए हैं मुफ्ती साहब। बंद कर